हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। आज हम सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 3 लेकर आए हैं। पार्ट टू में हमने क्या काम किया था? पार्ट 2 में एक तो हमने वर्ड देखा था सॉल्युबिलिटी, यस, सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करी थी, एंड फैक्टर्स, एंड उसके फैक्टर्स की बात करी थी, जिसमें हमने टेम्परेचर, जिसमें हमने प्रेशर देख लिया था। एक और फैक्टर भी है जिसकी चर्चा ऑब्वियस करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। क्या? सॉल्यूट सॉल्वेंट नेचर, सॉल्यूट सॉल्वेंट नेचर। इसका मतलब आपने एक वर्ड सुना होगा, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, राइट, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ये आपने सुना होगा। मतलब एक जैसी चीजें आपस में घुल जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर नमक को अगर आप पानी में घोलेंगे तो इंस्टेंटली घुलेगा, बहुत जल्दी घुलेगा, बहुत फास्ट घुलेगा। लेकिन अगर आपने उसे अल्कोहल जैसे किसी सब्सटेंस में घोलने की कोशिश की जो कि सॉल्वेंट है, लेकिन नमक उसमें नहीं घुलेगा। ऑयल, तेल ले लो, तेल के अंदर नमक डालकर देख लो, नहीं घुलेगा। इसका मतलब ये है, एक जैसी चीजें आपस में घुल जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं, तो ये भी सॉल्युबिलिटी के वन ऑफ द फैक्टर में काउंट होता है। मैंने बात मेजरली इसकी कर ली थी, इसकी कर ली थी, और ये हमें पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने शायद इसका डिस्कशन उस समय नहीं करा, बट फिलहाल के लिए अभी कर दिया है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी के बाद हम पहुंचे थे हेनरी लॉ के पास। ठीक है, हेनरी लॉ में हमने पढ़ लिया था, P आ गया था इज इक्वल्स टू KH इंटू एक्स ऑफ G। एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। इसकी बात हो चुकी थी, इट इज द मोल फ्रैक्शन, राइट, यस, कम ऑन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड में कितना गैस घुल चुका है, कितनी गैस डिसॉल्व हो चुकी है, उसको बता रहा है XG। फिर मैंने KH के बारे में बताया था, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली क्यों बोल रहा हूं भाई? KH निकालो ना, अगर आप KH निकालोगे दैट कम्स आउट टू बी PH अपॉन XG। अगर मैं इसको कांस्टेंट मान लूं, है नहीं, करना पड़ेगा। अगर आपने एक्सटर्नल प्रेशर, गैस पर लगाने वाला प्रेशर अगर आपने कांस्टेंट कर दिया, तो आप लिख सकते हो KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अच्छा, एक बात और, आप बताओ टेम्परेचर का केस क्या पढ़ा था? टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ भी सकती है, और जनाब सॉल्युबिलिटी घट भी सकती है। अब ये घटने वाला केस है। कैसे भाई साहब? सॉल्युबिलिटी बढ़ती कहां पर है? मोस्टली जहां आप सॉलिड को घोल रहे हो लिक्विड में, वहां पर सॉलिड के पार्टिकल्स को तोड़ने के लिए ये एनर्जी टेम्परेचर की फॉर्म में चली जाती है। और अगर आपने गैस को, ये वाला केस मोस्टली किस केस में मिलता है? गैस इन लिक्विड। आप सोच के देखो ना यार, गैस को आपने लिक्विड में डिसॉल्व करा है, लिक्विड में जाने के लिए मजबूर करा है, तो गैस ने अपनी एनर्जी छोड़ दी होगी, इसीलिए ये वाला प्रोसेस कैसा कहलाएगा? इट इज एन, भाई क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसका मतलब एक्सो मतलब एग्जिट मतलब बाहर निकलना। ठीक है, एक्सो स्टैंड फॉर एग्जिट किसका? टेम्परेचर का। टेम्परेचर मतलब हीट, तो जिसमें हीट बाहर निकल रही हो, ऐसा प्रोसेस बन जाता है डिसोल्यूशन ऑफ गैस का लिक्विड में घुलना। कम ऑन, गैस का लिक्विड में घुलना इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और इस प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घट जाती है। क्यों? आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, गैस के पास तो ऑलरेडी पावर थी और आपने टेम्परेचर देकर उसको भड़का दिया। ऐसे में टेम्परेचर पाते ही गैस और छोड़ भागना शुरू कर देगी, लिक्विड को छोड़कर चली जाएगी। अब एक बात सुनो, यहां पर KH भी तो यही बात बोल रहा है, KH भी तो सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्या बोल रहा है? इनवर्स रिलेशन है। और टेम्परेचर भी यही बोल रहा है कि भैया मैं भी सॉल्युबिलिटी के इनवर्स हूं, किसके में? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। और मुझे लगता है XG यही बता रहा है, XG भी तो यही बता रहा है। इसका मतलब KH और T क्या है? आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KH की वैल्यू बढ़ जाएगी, टेम्परेचर कम रखोगे तो KH की वैल्यू भी कम आएगी। ये वाला डिस्कशन कल पूरा नहीं हो पाया था, बट प्लीज आपको ये सारी बातें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, कुछ भारी नहीं है, आसान है, ये सब हो चुका। आज हमारा डिस्कशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ पर जाने वाला, दैट इज कॉल्ड एज राउल्ट लॉ। राउल्ट्स लॉ को आज डील करेंगे, ठीक है। इतना सारा पार्ट 2 का था, मैंने केवल एक क्विक रिवीजन दिया है, उसके साथ साथ जो पॉइंटर्स कल मुझसे छूट गए थे, जो मुझसे रह गए थे, मैंने उन पॉइंटर्स के बारे में यहाँ बात की है, राइट। तो अभी के लिए मैं इसको रब कर देता हूँ, आप कहीं जिक्र करें भाई, प्लीज़ स्क्रीनशॉट मत लिया करो यार, कॉपी वॉपी लेकर बैठा करो, पॉज करा करो और लिख लिया करो, पॉज किया करो, लिखा करो, अपनी लैंग्वेज में लिखा करो, राइट। चलिए, अब ये राउल्ट लॉ क्या है, इससे पहले एक शब्द जानना पड़ेगा जिसका नाम है वेपर प्रेशर, जिसका नाम है वेपर प्रेशर। अब ये क्या भला है, नाम से पता चल ही रहा है वेपर का प्रेशर। वेपर कब बनी होगी भाई साहब, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड गैस, कम ऑन, वेपर और गैस में क्या फर्क है। वेपर वो जिसको बिना किसी प्रेशर के, भाई समझो वाटर के साथ आप वेपर बोलते हो, वाटर वेपर, वाटर वेपर, इसका मतलब क्या हो गया, वेपर वो कोई भी गैसियस स्टेट है जो कि गैस से वापस लिक्विड बना सकती है विदाउट अप्लाइंग प्रेशर। आप उसे प्रेशर मत दो, केवल ठंडा कर दो, टेम्परेचर उसका थोड़ा फॉल कर दो और वो अपनी गैस स्टेट से वापस किस में आ जाएगी, लिक्विड स्टेट में। ऐसे को क्या बोलते हैं, वेपर। इसका मतलब जब वेपर की बात चल रही है, दैट मीन्स कोई लिक्विड रहा होगा, वो लिक्विड वेपर बना होगा, यानी वो लिक्विड गैस बना होगा, और गैस बनने के बाद जब वो वेपर बन चुका तो वो वेपर प्रेशर लगा रहा है, वो वेपर प्रेशर लगा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। क्या सोचा गया था, क्या है, वो हम एक बार देख लेते हैं। ये मैंने डब्बा बना दिया, ये मैंने डब्बा बना दिया और डब्बे के अंदर मैंने पानी भर लिया, पानी भर लिया। पानी भरने के बाद इसको ढक दिया, कवर करना जरूरी था, बताऊंगा क्यों। आपने ढक दिया, जैसे ही ढका, आप सोच कर देखो, धीरे धीरे वाटर क्या बनाएगा, धीरे धीरे वाटर वेपर बनाएगा। क्यों भाई, इसकी टेंडेंसी है, वर्ड आता है वोलाटाइल। वोलाटाइल, वोलाटाइल वो लिक्विड्स होते हैं, वो लिक्विड्स होते हैं विच इवेपोरेट्स, मतलब जो लिक्विड इवेपोरेट हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं वोलाटाइल। अब वोलाटाइल लिक्विड है तो ये भैया वेपर बनाएगा, गैस बनाएगा। अब जैसे ही भाई वेपर क्या होती है यार, वेपर तो ऊपर उठेगी ना, वेपर तो ऊपर उठेगी। तो वेपर जब ऊपर उठेगी, पहली बात तो एक बात सोचो, आपको भी अगर यहां से उड़कर वहां पहुंचना है, सोच कर देखो, मुझे अगर यहां से हटकर वहां पहुंचना है तो मुझे इसको धक्का देकर यहां जाना पड़ेगा। जंप करते टाइम आपको इस तरह से करना पड़ता है। मीनिंग जब ये गैस ऊपर उड़ना चाहेगी तो भाई साहब वो एक्शन रिएक्शन आपने पढ़ा है, वो इस वाली सरफेस पर एक प्रेशर लगाएगी तब ऊपर जाएगी। या तो आप ऐसे मान लो, या एक और तरीका भी है, अभी समझते हैं। अभी जब ये वेपर ऊपर गई, चलते 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 यहां पहुंची, ये वाली सरफेस रिलेटिवली ठंडी है, तो इस वाली सरफेस पर ठंडक जैसे ही मिली, ये वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी और ये लिक्विड ड्रॉप डाउन हो जाएगा। यानी कि लिक्विड से बनी गैस और गैस से बना लिक्विड। कहने का मतलब ये सिंबल जैसी आ गया, आपको पता होना चाहिए कि एक समय ऐसा आएगा कि इक्विलिब्रियम यानी कि बैलेंस बन जाएगा, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, और उस टाइम पर आप ये कह सकते हैं कि जितनी वेपर बननी थी बन चुकी, अब जो नई वेपर बन रही है उतना ही पानी भी बन रहा है। ऐसे में जो वेपर यहां इकट्ठी हो चुकी, वो वेपर हो गई कांस्टेंट, अमाउंट ऑफ वेपर हो गई कांस्टेंट, और जैसे ही अमाउंट कांस्टेंट हुई, भाई साहब इसके द्वारा लगाया हुआ जो प्रेशर है ना, इसके द्वारा जो लिक्विड की सरफेस पर, अपने ही लिक्विड, वेपर क्या था जो लिक्विड से गैस बनी थी, अपने ही लिक्विड की सरफेस पर लगाया हुआ प्रेशर इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या है, द प्रेशर exerted by the vapors of a liquid on its surface, यानी लिक्विड की सरफेस पर ही, ऑन लिक्विड टू गैस इक्विलिब्रियम,
ये इक्विलिब्रियम की शर्त भी याद रखनी है, ये वाली शर्त भी याद रखनी है। दिस इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर, दिस इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। अच्छा ठीक है, तो इसका राउल्ट लॉ के साथ क्या संबंध है? भाई साहब आप चैप्टर का नाम भूल गए होंगे, हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? सॉल्यूशन। हमें मिक्सचर्स पढ़ने हैं, हमें होमोजीनियस मिक्सचर पढ़ने हैं, हमें सॉल्यूशन पढ़ना है। इसका मतलब अगर मेरे पास एक लिक्विड ए है और दूसरा लिक्विड बी है, एक लिक्विड ए और एक लिक्विड बी है, और मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, शर्त एक है, ये भी वोलाटाइल होना चाहिए, ये भी वोलाटाइल होना चाहिए। अब आप एक बात समझ लीजिए प्लीज, बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, बहुत गहरी। क्या? अगर मान लीजिए कि मेरे पास सिर्फ ए है, सिर्फ ए है, और हां मैं ए को ऐसे दिखा रहा हूं, मैं ए को ऐसे दिखाऊंगा, बी को ऐसे दिखाऊंगा, प्लीज प्लीज एक बार समझ लीजिए। जब मेरे पास सारा का सारा ए है, जब मेरे पास सारा का सारा ए है, मतलब प्योर ए है, जब मैंने सारा का सारा ए ले रखा है और मैंने ऐसे ढक दिया, आप ही मुझे बताओ इवेपोरेशन कैसा प्रोसेस है? ये जो लेयर है ना ऊपर, ये जो लेयर है ना ऊपर, ये ही वेपर बनाएगी, ये ही वेपर बनाएगी, उसके बाद अगली लेयर बनाएगी। मुझे उससे मतलब नहीं, मैं तो एक लेयर ले रहा हूं, एक ही लेयर ले रहा हूं। तो आप सोच कर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी के लिए मैंने इस लेयर में कितने पार्टिकल्स बना दिए? 8। क्या ये 8 के 8, क्या ये 8 के 8 वेपर बनाएंगे? हाँ। इसके द्वारा बनाया हुआ वेपर प्रेशर हमने ऐसे लिख लिया, PA0। भाई प्रेशर को P से लिखोगे, A मतलब A वाला प्रेशर है। दूसरी बात, नॉट क्यों लगाया? ये क्यों लगाया? बिकॉज प्योर लिक्विड का है, प्योर लिक्विड का है। चलिए साहब बी की बात करते हैं, बी की बात करते हैं, बी की बात कर लेते हैं। देखो बी को ऐसे मैं डार्क दिखा रहा हूं, थोड़ा समय लगेगा मेरे को बनाने में, इसीलिए मैं बार बार रिकमेंड करता हूं कि आप 1.5 या 2x पर देख लीजिए, क्योंकि कोशिश वैसे मेरी फास्ट करने की है, बट यार लिमिटेशन है ना, इससे ज़्यादा फास्ट कैसे करूं यार, मशीन तो बन नहीं सकता ना। चलिए ये बन गया। अब आप मुझे बताएं, अगर मैंने इसको भी ढक दिया तो इसकी अपर लेयर बी रखती है, सिर्फ बी है, तो ये वेपर बनेगी, वेपर बनेगी तो भैया वेपर प्रेशर जो आएगा उसको लिखेंगे PB0। ये भी कैसा है? ये प्योर है बेटा, क्योंकि यहां सब ए है, सारा का सारा ए है। तो आप सोच कर देखो वेपर प्रेशर की वैल्यू ए के लिए, इस लिक्विड ए के लिए मैक्सिमम वेपर प्रेशर कितना हो सकता है? मैक्सिमम वेपर प्रेशर, बेटा ध्यान रखना, मैं अभी टेम्परेचर सेम्परेचर ये कुछ नहीं पढ़ रहा, अभी उसकी चर्चा करूंगा उधर। अभी के लिए फिलहाल ये समझ लो मैक्सिमम वेपर प्रेशर की वैल्यू कितनी हो सकती है? PA0। प्लीज मैं सारे फैक्टर्स, टेम्परेचर सेम्परेचर कुछ नहीं लगा रहा, मैं कुछ नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि लिक्विड ए के लिए सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर अगर किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर बोला जाए, किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर बोला जाए, तो आप एक काम कर लेना, एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, ठीक है, तब सबसे ज्यादा वैल्यू उसकी कौन सी है? PA0। अगर आप बी के लिए बात करोगे तो इसके लिए भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मैक्सिमम वेपर प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी? PB0। लेट्स मिक्स देम, लेट्स मिक्स देम। आप कृपा करके इन दोनों को मिक्स कीजिए, और जैसे ही आप मिक्स करेंगे, मैंने एक थर्ड कंटेनर बना दिया, और थर्ड कंटेनर में बनाने के बाद अब कमाल हो जाएगा जनाब, कमाल ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपने बना दिया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा होता है? होमोजेनस होता है। होमोजेनस का मतलब क्या होता है? जिसकी बनावट चारों तरफ एक जैसी होती है, और अगर बनावट चारों तरफ एक जैसी है तो भाई साहब इस वाली सरफेस पर ए तो होंगे ही होंगे, लेकिन बी भी तो होंगे, कुछ ए कुछ बी, कुछ ए कुछ बी, कुछ ए कुछ बी, इस तरह से, इस तरह से। चलिए अभी मैं ऐसे बना देता हूं, अभी मैंने इस तरह से बना दिया, अभी मैंने इस तरह से बना दिया, सही है। अब आप मुझे बताएं, जब वेपर बननी शुरू होगी, मैं इवेपोरेशन की बात कर रहा हूं, मैं बॉइलिंग की बात नहीं कर रहा,
इवेपोरेशन में ये अपर लेयर ही उठ कर जाएगी, ये अपर लेयर ही उठ कर जाएगी, मतलब ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। सिर्फ ए नहीं जा रहा, अब की बार ए के पार्टिकल्स घट गए। कितने जा रहे हैं? 1 2 3 4 5। ये वाले पार्टिकल्स कितने जा रहे हैं? 5। पहले कितने जा रहे थे? 8। ये तो समझाने का तरीका है यार, ठीक है। ये वाले पार्टिकल्स कितने जा रहे हैं? 1 2 3 4। ये जा रहे हैं 4। पहले कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये वाले जा रहे थे 9। अब कितने जा रहे हैं? 4। तो आप सोच कर देखो, वेपर प्रेशर जो टोटल आएगा, पहली बात, अब जो वेपर प्रेशर आएगा उसको बोलेंगे टोटल वेपर प्रेशर। वो किसके बराबर होगा? PA, यानी A के पार्टिकल्स द्वारा लगाया हुआ वेपर प्रेशर, A के पार्टिकल्स द्वारा लगाया हुआ वेपर प्रेशर प्लस B पार्टिकल्स के द्वारा लगाया हुआ वेपर प्रेशर। मैंने नोट क्यों नहीं ठोका? क्योंकि अब ये प्योर नहीं है, कमॉन, अब ये मिक्सचर है, अब ये मिक्सचर है, A और B मिक्स हुए हैं। इसका मतलब सीधी सी बात भाई साहब, ये अब पहली बात तो प्योर नहीं है, ये मिक्सचर है। अब सवाल ये उठा तो यार हम PA कैसे निकालें? तो आप एक बात सोचो, जो A वाले पार्टिकल्स है वो कितने हैं? 5। पहले कितने थे? 8। आप परसेंटेज निकाल लो ना, आप परसेंटेज निकालो। दोबारा सुनो, परसेंटेज का, एक सेकंड मेरे को थोड़ा रब करना पड़ेगा, थोड़ी मुझे जगह बनानी पड़ेगी। थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ, सॉरी, इसको ही हटा देता हूँ मैं। चलिए देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया अब कितने पार्टिकल्स जा रहे हैं? 5। पहले कितने जा रहे थे? 8। पहले कितने जा रहे थे? 8। तो आप कैसे निकालते? ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल, और इनटू में क्या कर देते थे? 100। यही तो करते थे। मैं निकाल के दिखा देता हूं। दो दूनी 4, चलिए लगभग इतना। अब जो ए के पार्टिकल्स है वो केवल 62.5% है। किसके? ओरिजिनल वाले के। तो भैया प्रेशर में भी तो यही करना है, यानी प्रेशर ऑफ ए, अकेला ए का प्रेशर, नॉट नहीं लगाया क्योंकि प्योर नहीं है। अब बात इस कंटेनर की चल रही है, इसमें ए के पार्टिकल्स कितना प्रेशर लगा रहे हैं, तो मैं तो ये मानूंगा इतना परसेंट लगा रहे। एक काम करता हूं, मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 63 लिख लेता हूं, और अगर मैं परसेंट हटा दूं, मोल फ्रैक्शन लेने लगूं, फ्रैक्शन, तो दैट कम्स आउट टू बी दिस। फ्रैक्शन ये, परसेंटेज ये, फ्रैक्शन ये, परसेंटेज ये। तो आप क्या ये नहीं बोल सकते कि भैया कितनी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है? ये कब है? ये कब है? जब 100% है। ये तब वैल्यू है जब 100% है। तो आपने तो 100 का केवल इतना परसेंट लिया ना, आपने तो 100 के जगह पर इतना परसेंट लिया, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे PA इज इक्वल टू PA नॉट, कि जो ओरिजिनल वैल्यू थी ना, जो मैक्सिमम वैल्यू थी ना, उसका कितना परसेंट ले लिया? इतना ले लिया, और परसेंट हटा दो तो मोल फ्रैक्शन बचा। मतलब दिस इज कॉल्ड एज राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ ने बताया जिस भी कंपोनेंट के वेपर प्रेशर की बात चल रही है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट को। बेटा आई क्यों लिखा? आई क्यों लिखा? मैथमेटिक्स में एक ट्रेडिशन है ना, ith कंपोनेंट लिखने का एक ट्रेडिशन है। मतलब जिस भी कंपोनेंट की बात चल रही है उसका वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसका मोल फ्रैक्शन इन दैट लिक्विड। मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट component इन लिक्विड। वो जो मिक्सचर आपने बनाया है ना, वो जो मिक्सचर आपने बनाया उसमें कितना मोल फ्रैक्शन है। क्यों? आप सोच के देखो, अगर ए की अमाउंट ज्यादा है, तो इसका मतलब वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूशन ए का ज्यादा है। दोबारा, दो चीजें मिक्स होकर वेपर बनाकर प्रेशर लगा रही हैं, उसमें ज्यादा प्रेशर किसका आएगा?
उसमें ज्यादा प्रेशर किसका आएगा? तो जनाब उसका आएगा जो ज्यादा है, सीधी बात। जो ज्यादा है उस टोटल में उसका कंट्रीब्यूशन भी तो ज्यादा होगा। समझ में आई बात? इसका मतलब ये वाली चीज बोली गई थी राउल्ट लॉ के द्वारा। राउल्ट लॉ स्टेट्स दैट जब दो वोलाटाइल लिक्विड्स का मिक्सचर बनाया जाता है, जब दो वोलाटाइल लिक्विड्स का मिक्सचर बनाया जाता है, तब वेपर प्रेशर ऑफ ith component is directly proportional to the mole fraction of that component present in the liquid। और अगर आप इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाओगे, जब आप प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाओगे, एंड दैट कांस्टेंट इज पी नॉट। पी नॉट समझ में आया? अगर आप किसी को ए से दिखा रहे हो तो ऐसे दिखा देना। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो लिखोगे पी ए नॉट एक्स ए। अगर आप किसी को बी से दिखा रहे हो तो आप बोल देना पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन दैट लिक्विड। तो पी बी इज इक्वल टू आ जाएगा पी नॉट बी एक्स बी। मेरे ख्याल से ये बहुत आसान चीज है, ठीक है। और अब हम मैथमेटिक्स के तमाशे भी कर लेते हैं थोड़े से, ठीक है। अब हम थोड़ा मैथमेटिक्स के तमाशे भी कर लेते हैं। क्या जी? पीटी टोटल कितना? टोटल भाई साहब पी ए प्लस पी बी, ये टोटल है, ठीक है। इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। अब देखो मैथमेटिक्स के तमाशे शुरू हो गए भैया। मोल फ्रैक्शन, दो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, ये तो परसेंटेज वाली बात हो गई। अगर एक 70% है तो दूसरा 30 है, अगर एक 60 है तो दूसरा 40 है, अगर एक 50 है तो दूसरा भी 50 है, अगर एक 55 है तो दूसरा 45 है। इसका मतलब अगर आपको एक का परसेंटेज पता है तो 100 में से माइनस करके दूसरा निकाल लो। ऐसे अगर आपको एक का मोल फ्रैक्शन पता है तो दूसरे को कन्वर्ट कर लो। मतलब मैं इसको दो तरह से पढ़ सकता हूं। जब मैं एक्स ए को रखने वाला हूं 1 माइनस एक्स बी, और एक बार मैं एक्स बी को रखने वाला हूं 1 माइनस एक्स ए। भाई तमाशे, मैथमेटिक्स के तमाशे, मैथमेटिक्स के तमाशे। देखो देखो, अरे देख तो लो, देखो ये भी देखो। मैथमेटिक्स भी ज़रूरी है ना भाई। ये पीसीएम वाले भी तो होंगे जिनको ये मैथमेटिक्स के तमाशे बड़े पसंद आते हैं। एक्स बी कॉमन, एक्स बी कॉमन निकालो, कॉमन निकालो। अगर मैं एक्स बी को कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा भाई साहब? ये प्लस का हो जाएगा, ये वाली टर्म प्लस हो जाएगी, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। लो जी, फॉर्मूला बन गया। अब मैं रट्टा मारूंगा क्या? अब मैं रटने बैठूंगा क्या इसको? अब मैं रटने बैठूंगा क्या इसको? भाई साहब बिल्कुल नहीं। मुझे ये बात पता होनी चाहिए, और इस तमाशे को तो मैं 1 सेकंड के अंदर ले आऊंगा। इस तमाशे को तो मैं एकदम कर लूंगा। अब आ जाओ इस पर। अगर मैं पी टी ले लूँ तो क्या लिखूंगा? पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी की जगह पर 1 माइनस एक्स ए। चलो जी फटाफट पी बी नॉट अंदर मल्टीप्लाई करा, माइनस पी बी नॉट एक्स ए। जनाब ये रहा एक्स ए, ये रहा एक्स ए, कॉमन ले लो क्योंकि कटेगा फटेगा नहीं। इसके साथ ये जुड़ा हुआ है जो कि ये अलग है और ये अलग है बेटा, ये बी है वो ए है, ठीक है। तो अगर आप एक्स ए कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट प्लस पी बी नॉट। इसको चाहो तो आप पहले लिख लो, इसको चाहो तो आप पहले लिख लो। कैसे लिख लो? पी बी नॉट प्लस एक्स ए पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। भाई साहब ये तमाशेबाजी खूब कर लेना, मज़ा आ जाएगा। फॉर्मूला रटना नहीं है, फॉर्मूला एक को याद नहीं रखना, केवल कॉन्सेप्ट याद रखना है, केवल राउल्ट लॉ, राउल्ट बाबा को याद रखना है। राउल्ट बाबा की जय। राउल्ट लॉ को याद रखना है। राउल्ट लॉ, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, PI इज इक्वल टू XI, राइट। दिस इज कॉल्ड एज राउल्ट्स लॉ, दिस इज कॉल्ड एज राउल्ट्स लॉ। देख लीजिए, राउल्ट्स लॉ देख लीजिए। ये तमाशे हम खुद कर सकते हैं, ये गणित के तमाशे हैं, ये मैथमेटिक्स के तमाशे हैं, ये हम खूब कर सकते हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये सब करने के बाद अब मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, और इससे हमारी आगे धाराएं बह जाएंगी,
आगे हम देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हम इससे निकाल पाएंगे। समुद्र मंथन चल रहा है दोस्तों, तो इससे हम देखते हैं कि और क्या क्या निकल सकता है। भाई साहब ये लॉ है, ये लॉ है जो कि मिक्सचर पर लगता है। जब लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करते हैं तब ये लॉ लगता है। इसका मतलब ज़रूरी नहीं ना कि हर कोई हर लॉ को फॉलो कर जाए, हर कोई हर लॉ को फॉलो कर जाए। यानी कि सॉल्यूशन को इस पर भी बांट दिया गया, सॉल्यूशन को इसके ऊपर भी बांट दिया गया। कैसे? एक को हमने बोला आइडियल सॉल्यूशन, एक को हमने बोल दिया आइडियल सॉल्यूशन। भाई साहब आदर्श है, आइडियल है। आइडियल जैसे रामचरितमानस लिखी हुई है ना कि साहब ये राम जी के कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। आप किसी भी धर्म में कोई एक ना एक सेंट्रल बॉडी होती है जिसके इर्द गिर्द मामला घूमता है, वो सेंट्रल बॉडी बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, उसकी बातें बताई जाती हैं। ठीक है, तो उसकी बातों में ये वाला लिखा जाता है, उसकी बातों में लिखा जाता है कि ये ऐसे थे, ये ऐसे थे, ये ऐसे थे, ये ऐसे थे, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। मतलब एक सेट ऑफ रूल्स है। जो उन रूल्स को फॉलो कर गया वो आइडियल, और जो नहीं कर पाया वो नॉन आइडियल। तो जनाब आइडियल कौन होते होंगे? आइडियल वो होते होंगे जो राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं। फॉलो राउल्ट्स लॉ कंप्लीटली, जो कि राउल्ट लॉ को ब्लाइंडली कंप्लीटली फॉलो करते हैं। और दूसरा हो गया नॉन आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल भाई साहब कौन से? जो आदर्श नहीं है, नहीं है इसका मतलब डज नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ। ठीक है, कंप्लीटली तो नहीं, हो सकता है कि थोड़ी बहुत देर के लिए कर ले, थोड़ा बहुत, मतलब इसमें भी कंसंट्रेशन का झोल है। अगर कंसंट्रेशन बहुत कम है, बहुत ही कम है, डाइल्यूट ज़्यादा है, तो ऐसे केस में थोड़ा बहुत राउल्ट लॉ फॉलो हो जाता, अदरवाइज नहीं होता। इसका मतलब आइडियल और नॉन आइडियल समझने पड़ेंगे। ठीक है, इसकी आइडियोलॉजी समझनी पड़ेगी, इसको हम और डिटेल में समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ छोड़ आया था और उसको मैं पिकअप करना चाहूँगा। ध्यान रखना, राउल्ट लॉ पढ़ लिया है, राउल्ट लॉ के साथ साथ बेटा हम जो वेपर प्रेशर इतना गा रहे थे ना, सवाल ये है कि इस कौन से फैक्टर्स पर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। तो जनाब फैक्टर तो एक ही ले देकर पढ़ना है, टेम्परेचर, और ऑब्वियसली उसकी नेचर मतलब भाई सोच कर देखो यार, अगर मैं पानी और पेट्रोल में कंपैरिजन करने बैठ जाऊं, पानी और पेट्रोल, वाटर और पेट्रोल में अगर कंपैरिजन करने बैठ जाऊं तो मैं मूर्खता भरा काम कर रहा हूं। मुझे मालूम है कि वाटर पेट्रोल के रिस्पेक्ट में बहुत कम वेपर बनाएगा, इसीलिए इसका वेपर प्रेशर कम आएगा, और पेट्रोल बहुत ज़्यादा वेपर बनाएगा, इसीलिए इसका वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा आएगा। सीधी सी बात है यार, ये तो बहुत घटिया बात है। टेम्परेचर की अगर आप बात करें तो आप सोच कर देखो, टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपोराइजेशन बढ़ेगा मतलब वेपर बढ़ेगी, और अगर वेपर बढ़ेगी तो भैया सीधी सी बात है उसके द्वारा लगाया हुआ वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। ये कुछ फैक्टर्स हैं, ध्यान रखना। वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन सरफेस एरिया। काहे को? क्योंकि आप प्रेशर पढ़ रहे हो जनाब, प्रेशर तो होता ही है फोर्स अपॉन एरिया यार, प्रेशर तो होता ही है फोर्स अपॉन एरिया। कितना फोर्स लगा रही है वेपर, और अगर उसको एरिया से डिवाइड कर दिया जाए दैट इज प्रेशर। इसीलिए ये सरफेस एरिया पर फर्क नहीं डालता। कई लोग क्या सोचते हैं कि जी इवेपोरेशन हो रहा है, सरफेस एरिया बढ़ता है तो इवेपोरेशन बढ़ता है। बच्चा इवेपोरेशन बढ़ता है मैं मानता हूँ, उससे वेपर बढ़ेगी, लेकिन एरिया भी तो बढ़ गया, तो पर यूनिट एरिया तो मामला उतना ही रहा। इसीलिए वेपर प्रेशर पहली बात तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का सीधा संबंध है।
वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट बीपीटी, बीपीटी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों का सीधा संबंध है, सीधा रिलेशन है, सीधा ही डिपेंड करता है। कैसे कैसे देखो, अब आप बात समझो, एक इंपॉर्टेंट बात समझते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात समझते हैं। आखिरकार हम बॉइलिंग कहते किसे हैं, और हमने इसके आगे ये पॉइंट शब्द क्यों चिपकाया है, समझते हैं। ये मैंने भरा लिक्विड, ये मैंने भरा लिक्विड, और इस लिक्विड मतलब मैंने पानी भर दिया, मैंने वाटर ले लिया, और वाटर लेने के बाद मैं इसको कर रहा हूँ हीट। ठीक है, जैसे ही मैंने हीट करना शुरू किया और मैं इसमें थर्मोमीटर डालकर रख दूं, थोड़ी देर के लिए आप अज्यूम कर लो प्लीज कि थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर डालकर रख दिया। थर्मोमीटर जैसे ही ये हीट मिलेगी, पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा और टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। यानी ये थर्मोमीटर पहले टेम्परेचर दिखाएगा 25 डिग्री सेल्सियस, आप हीटिंग कर रहे हो तो लगातार बढ़ते बढ़ते 50, फिर पहुंचा 80, फिर पहुंचा 90, और 90 डिग्री पहुंचने के बाद पहुंचा 100। अगर आप प्योर वाटर ले रहे हो, कम ऑन, अगर आप प्योर वाटर ले रहे हो तो आप मानते हो मोस्टली कि 100 डिग्री सेल्सियस आने पर पानी की बॉइलिंग शुरू हो जाएगी, वाटर बॉईल होने लगेगा, यानी वाटर लिक्विड से निकलकर गैस में जाने लगेगा इन बल्क। अभी तक तो जारी थी लेयर बाय लेयर, अब मामला बल्क में चला गया, बहुत ज्यादा अमाउंट में जा रहा है। ऐसा केस तभी हो सकता है बेटा, ऐसा केस तभी हो सकता है, आप सोच कर देखें, ये जो गैस निकल रही है हमारा एटमॉस्फेयर, दोबारा देखो, जब आपने प्लेट ढक दी थी, जब आपने प्लेट ढकी थी तो आप सोच कर देखो, जब ये वेपर ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो इसे रोकने वाला कौन था, प्लेट। इस वेपर को रोकने वाला कौन था, प्लेट। इसीलिए आपने देखा होगा खौलते पानी, उबलते पानी के ऊपर, बर्तन के ऊपर अगर आपने प्लेट ढक भी दी तो प्लेट ऐसे 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 करने लगेगी, जिसकी वजह से जेम्स वॉट नाम के साइंटिस्ट ने इंजन बना दिया था, स्टीम इंजन, राइट। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आप इसे हटा दें, अगर आप इसे हटा दें तो क्या कोई इस वेपर को रोक रहा है, हाँ जनाब रोक रहा है। कितना कामयाब हो रहा है उसकी बात नहीं, बट रोकने की कोशिश है। कौन रोक रहा है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसे रोक रहा है। किसे रोक रहा है, वेपर को उड़ने से रोक रहा है। ठीक है, तो ये तो लड़ाई हो गई ना यार, ये तो लड़ाई हो गई भाई। एटमॉस्फेयर ऊपर से प्रेशर लगा रहा है, ये वाली वेपर यहां से प्रेशर लगा रही है, यानी गुत्थम गुत्था पूरी चालू है। इसका मतलब जब भी आप लिक्विड को हीट करोगे, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा, इतनी वेपर इकट्ठी हो जाएगी, इतनी वेपर इकट्ठी हो जाएगी कि ये वाला प्रेशर इसको ऊपर वाले को सरपास कर जाएगा, इसको तोड़ देगा, इस वाले प्रेशर को खत्म कर देगा। और जैसे ही ये काउंटर बैलेंस हुआ, अब ये वेपर रोक टोक आगे चली जाएंगी, बिना रोक टोक के आगे चली जाएंगी और एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन जाएंगी। मतलब ये वाला लिक्विड वेपर गैस बनाने लगेगा बल्क में, राइट। इसका मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, क्या बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure। या तो एटमॉस्फेरिक लगा लो या एक्सटर्नल प्रेशर लिख लो, बात एक ही है। एक्सटर्नल प्रेशर का मतलब अब ये नहीं हो जाए ना कि मैंने प्लेट भी ढक दी, उसके ऊपर बाट रख दिया, उसके ऊपर वेट रख दिया, तो भाई दिक्कत हो जाएगी, फिर तो एक्सटर्नल प्रेशर मैंने बढ़ा दिया। तो आप ये मानकर चले, दिस इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट की नई डेफिनेशन। आपने जो अब तक पढ़ी थी वो थकी हुई डेफिनेशन थी, वो 6th 7th 8th के लिए ठीक है, मन समझाने के लिए ठीक है, लेकिन वो सच नहीं है, वो पूरी तरह सच नहीं है। इसका मतलब हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में क्या रिलेशन है। यही रिलेशन है जनाब, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते, जैसे मान लीजिए एटमॉस्फेयर का प्रेशर यहाँ पर है और आप लिक्विड को लेकर, एक सेकेंड, लिक्विड का वेपर प्रेशर यहाँ है, एटमॉस्फेयर का यहाँ है, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर दोगे ये वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, 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 और जैसे ही यहाँ पहुँचा, अब आप बोलेंगे कि ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर एक साथ हो गए हैं,
मर्ज हो गए हैं, अब ये एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट नहीं कर पा रहे। इवन ये वाला प्रेशर कम पड़ चुका है, वेपर प्रेशर इतना बढ़ गया, इसको हटा देगा और वेपर निकल जाएगी। वेपर जैसे निकल जाएगी, अब वो लिक्विड की सरफेस को पूरी तरह छोड़ चल के चली जाएगी। दूसरी बात, टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर जाकर ये टेम्परेचर रुक जाएगा नॉर्मल केसेस में। इसीलिए याद रखना, पता है कुछ गधे, कुछ लोग जब आप साइंस पढ़ते हो ना, आप यही तो गलती करते हो, आप चीज़ों को पूरी तरह नहीं पढ़ते। बेटा जब भी बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा जाता है ना पानी का, मैं पानी की बात कर रहा हूं जिसको सबको पता है, जब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पढ़ा जाता है तो आप ये तो पढ़ लेते हो 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये कोई नहीं पढ़ता एट 180 m। इसका मतलब अकेला ये किसी काम का नहीं है बच्चा, अगर ये अकेला किसी भी काम का नहीं है, आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। आपको 180 m का अंदाज़ा होना ही चाहिए। इसका मतलब 180 m पर ही, क्योंकि एटमॉस्फेयर का पता होना चाहिए। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट गया तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसका मतलब अगर आप अपने घर पर लाकर पानी का टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर चेक करें तो अलग आएगा, मैं चेक करूंगा तो अलग आएगा, क्योंकि हो सकता है आपका और मेरा प्लेस अलग अलग हो, हम दोनों के टाइम पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर अलग अलग हो, इसीलिए आंसर डिफरेंट आएंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस अधूरी जानकारी, पूरी जानकारी क्या होगी? एट 180 m। अगर 180 m से कम प्रेशर है, जो कि हायर एल्टीट्यूड, पहाड़ों पर जाओगे ना तो प्रेशर घट जाता है, हायर एल्टीट्यूड जोन में जाओगे तो प्रेशर घट जाएगा, तो जनाब बॉइलिंग पॉइंट भी खिसक जाएगा, 100 से घटते घटते 90 रह जाएगा। और अगर आप डेप्थ में चले गए, गहराइयों में चले गए, तो डेप्थ में जाते टाइम प्रेशर बढ़ता है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर बढ़ता है, और बढ़ते बढ़ते जनाब बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, 100, 102, 104, 105, 110 बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो ये आज की रामगाथा थी। आज हमने क्या सीखा? आज हमने गजब ही सीख लिया। एक तो हमने आज प्रपोज करा राउल्ट्स लॉ, और राउल्ट लॉ से जस्ट पहले हमने सीखा व्हाट इज वेपर प्रेशर। आप प्लीज़ एक बार रिवाइज करें, बिना रिवीजन के कुछ भी नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। आप सोच कर देखो, मैं इस वाली बात को कई बार कह चुका हूँ। कुछ लोग बेटा ये सोचते हैं 3D में दिखाओ, है ना, PPT चलाओ तो हमें पढ़ेंगे, हमें समझ में आएगा। नहीं, आप ब्रेन के अधीन होते, आप ब्रेन पर काबू ही नहीं पा रहे। इसका मतलब ब्रेन आप पर काबू किए हुए, आप ब्रेन पर नहीं। ब्रेन पर हमें काबू पाना है, हमें कोशिश करनी है कि आपको ये सारा मटेरियल समझ में आए। दिमाग में समझो ना, इमेजिनेशन तो इसका काम है यार। सब कुछ विजुअलाइज ही कर लोगे तो चीज़ों को सीखोगे कब? आप कनेक्ट कब करोगे? आप कनेक्ट तभी कर पाओगे जब आप ब्रेन पावर को यूज़ होने का समय दोगे। तो आप प्लीज़ वेपर प्रेशर एक बार तमीज़ में पढ़ लेना, राउल्ट्स लॉ एक बार देख लेना, और राउल्ट लॉ के साथ साथ हमने आज बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में संबंध देख लिया, वेपर प्रेशर में रिलेशन देख लिया। इसके बाद वेपर प्रेशर कैसे मतलब बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करता है, ये सब कल को एक बार फिर से चर्चा करेंगे। सो गुड इवनिंग टू यू ऑल, और गुड नाइट ही बोलूँगा अब तो सोने का ही समय हो गया ना, तो गुड नाइट ही बोलेंगे। और आप प्लीज़ एक बार पढ़ें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है मेरे लिए। थैंक यू सो मच।